11 महीना से हम लोग तो इसी में रह रहे हैं। शुरू करें। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले साल 2 अक्टूबर से गांधी भितिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण से जन सुराज अभियान के तहत जो हम लोगों ने पदयात्रा शुरू की, उसको करीब करीब अब 11 महीने हो गए। पिछले 11 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली होते हुए अब मैंने करीब करीब समस्तीपुर की यात्रा पूरी कर ली है। अब 2 और यहाँ रहेंगे। 20 तारीख को मैं मुजफ्फरपुर चला जाऊंगा। यात्रा के दौरान समस्तीपुर को लेकर जो अनुभव रहे, जो यहाँ गांव पंचायत में देखा, वो आपसे साझा करेंगे। अभी 11 महीने का बिहार के स्तर पर जो हमारी समझ बनी, जो हमने देखा, वो आपसे साझा करेंगे। इसके अलावा आप लोगों का जो राष्ट्रीय राजनीति को लेकर कोई प्रश्न अगर होगा या बिहार की राजनीति को, तो उसका भी जवाब देंगे। तो मैं 10 मिनट 15 मिनट में अपनी बात पहले रख रहा हूं। आप और हम आज जिस जिले में बैठे हुए हैं, समस्तीपुर बिहार का 17वां सबसे गरीब जिला है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय करीब करीब 26,000 रुपए है, 25,956 रुपए, और बिहार की प्रति व्यक्ति आय है 35,000 रुपए। मैं आपको ये कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 रुपए। तो देश का सबसे गरीब राज्य बिहार, और बिहार का 17वां सबसे गरीब जिला है समस्तीपुर। यहाँ पर जो हमने देखा उस पर मैं आया हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 11 महीनों में हमने क्या देखा बिहार में। यहाँ बहुत गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, ये बात तो हम लोग सब लोग जानते ही हैं। जो बात हमने देखी समझी, उसके मुताबिक मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि बिहार में आज बेरोजगारी और पलायन ये सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों के नजर में। गांव के गांव बिल्कुल खाली हो गए हैं। 40 से 50% युवा गांव में रहते ही नहीं हैं, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है, इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है, ये तो पहले से मालूम है। बिल्कुल उसमें फर्क है। इस समस्या की गंभीरता का, इसके विकरालता का, इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की जो समझ है, जब आप गांव में जाते हैं तो आपको पता चलता है। उदाहरण के तौर पर आप पलायन को ले लें। जब हम लोग पलायन की चर्चा करते हैं तो ऐसा हम ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये गरीबों की समस्या है, जो मजदूरी करने के लिए लोग बाहर जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पलायन इतनी बड़ी समस्या है बिहार में कि इससे शायद ही कोई ऐसा परिवार है जो अछूता है। जो गरीब है वो तो मजदूरी करने के लिए जा ही रहा है, लेकिन जो आर्थिक सामाजिक तौर पर सुदृढ़ लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके भी बच्चों को पढ़ाई और रोजगार के लिए बाहर ही जाना है। तो जो परिवार की परिकल्पना है वो पलायन ने एक तरीके से ध्वस्त कर दी है। मैं 11 महीने से पैदल चल रहा हूं, तो गाहे बगाहे लोग बताते हैं कि भाई परिवार घर छोड़कर ये 11 महीने से पैदल चल रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बिहार के ज्यादातर परिवारों की ये सच्चाई है। जो परिवार में पुरुष है, जो कमाने वाले उम्र में व्यक्ति है, उसको अपने परिवार के साथ रहने का सुख नहीं है, चाहे आप मध्यम वर्गीय परिवार के हों या गरीब परिवार के हैं। और जितने लोग पलायन कर रहे हैं गरीब परिवार से, वो एवरेज औसतन 12 से 15,000 रुपया ही महीना के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी नौकरी करने जा रहे हैं। और घर पर लोग बता रहे हैं कि 6 से 8,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से लोग भेज पाते हैं। इसी तरीके से बेरोजगारी जो है, ये भी सिर्फ गरीबों की समस्या यहाँ नहीं है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो किसान है, जिनके पास जमीन है, उनके पास भी इतनी हैं, उनके लिए भी अपने बच्चों की रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। तो कुल मिला जुलाकर यहाँ पर बेरोजगारी और पलायन ये ऐसा मुद्दा है जो शायद ही कोई ऐसा परिवार है जो इससे अछूता हो। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या जो बिहार के लोगों के, हर वर्ग के लोगों ने जो बात करी, वो है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। विद्यालयों की जो छवि है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पर है। ये तो ज्यादातर आप लोग रोज लिखते ही हैं। समाज में लोगों की एक समझ बन गई है कि भाई सरकारी विद्यालय, जहां थोड़ा बहुत पढ़ाई अगर हो भी रहा है, वहां भी लोग जानते हैं भाई सरकारी विद्यालय में तो पढ़ाई होगा ही नहीं। किसी भी गांव, पंचायत, प्रखंड में चले जाइए, लोग पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थाओं पर निर्भर हैं।
ज्यादातर जो कोचिंग संस्था चल रहा है वो नौकरी के लिए कोचिंग संस्था नहीं है, वो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं का परीक्षा पास करने के लिए लोग कोचिंग संस्थाओं में अपने बच्चों को रख रहे हैं। जो गरीब आदमी है उसके बच्चों के लिए तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी आर्थिक तौर पे सुदृढ़ है वो अपने बच्चों को या तो कोचिंग में पढ़ा रहा है या प्राइवेट में पढ़ा रहा है। एक जो बड़ी बात देखने को मिली कि एक बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल में नामांकित बच्चे, सिर्फ नामांकन उन्होंने करा रखा है सरकारी विद्यालयों में, वहां से मिलने वाले कुछ लाभ के लिए, पढ़ाई के लिए वो दूसरे जगह जाते हैं। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि बिहार में ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये सीधे सीधे शिक्षकों की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ मामला है। तो मैं आपको ये भी कैमरे पर बता रहा हूं कि शिक्षकों की गुणवत्ता में जो कमी आई है वो समस्या का एक महत्वपूर्ण व छोटा पहलू है। ऐसा नहीं है कि शिक्षकों की जो गुणवत्ता है वो खराब हो गई, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई। इसका उदाहरण ये है कि कॉलेज में, बिहार के कॉलेज में तो कोई शिक्षा मित्र और नियोजित शिक्षक नहीं है, वहां पर तो खिचड़ी नहीं बट रही है, वहां पर बिल्डिंग है, मैदान है, 10,000 15,000 बच्चों ने नामांकन करा रखा है, लेकिन पढ़ाई वहां पर भी नहीं हो रही है। इसके मूल में जो बात समझ में आती है, हम लोग भी बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत कभी नहीं थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में समता मूलक शिक्षा नीति के चक्कर में, जिसमें यह प्रयास किया गया कि हर गांव हर पंचायत में विद्यालय खोल दिया जाए, उसका नतीजा ये हुआ कि ना विद्यालय की बिल्डिंग पर आपने ध्यान दिया, ना शिक्षकों की गुणवत्ता पर, ना या वहां पर संसाधन का। कुल मिलाजुला कर ये हुआ कि जहां पर विद्यालय है वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां पर शिक्षक है वहां पर बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। विद्यालयों में बिहार में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। और यही एक वजह है कि बिहार से आप इतनी बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार या मजदूरों की संख्या देख रहे हैं। मेरी समझ से जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार जी के 17-18 साल के कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि यहाँ सड़क खराब है, नहर में पानी नहीं है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद वो सड़क बन जाए, शायद वहां नहर में पानी आ जाए, बाढ़ की समस्या खत्म हो जाए। लेकिन कल होकर एक अच्छी सरकार अगर आ भी जाए तो 2 पीढ़ी जो इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब जीवन भर उनको शिक्षित समाज के पीछे ही चलना है। इतनी बड़ी त्रासदी है बिहार के लिए। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं, इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ। तीसरी बड़ी जो समस्या जो सर्वव्यापी है यहाँ, वो है किसानों की, क्योंकि यहाँ कृषि प्रधान राज्य है, हर जगह के लोग खेती किसानी करते हैं। किसानों की दशा यह है कि चलते हुए लोग बोलचाल की भाषा में जो बताते हैं कि पहले बिहार में जो किसान था वो छोटा किसान भी अगर खेती होती करता था, 5 बरस मेहनत किया, सतुआ खाया, पेट काटा तो 1-2 कट्ठा जमीन खरीदता था। आज बिहार में किसानों की हालत ये है कि अब दूसरा बिजनेस व्यापार नहीं है तो हर 5 वर्ष में आपके घर में अगर कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, बेटी की शादी लग जाए, तो आपको 1-2 कट्ठा जमीन बेचना है। इसकी वजह जो समझ में आ रही है, बिहार में किसानों की दुर्दशा इतनी है क्यों, उसके 3 फंडामेंटल महत्वपूर्ण वजह समझ में आ रहा है। पहला है बिहार में भूमि सुधार का लागू न होना। बिहार शायद देश के एकमात्र गिने चुने राज्यों में है जहां भूमि सुधार की दिशा में पिछले 75 साल में कोई काम नहीं किया गया है। नतीजा ये हुआ है कि देश में सबसे ज्यादा भूमिहीनों की संख्या बिहार में है। ये आंकड़ा आप याद रखिए, बिहार में 60% मतलब 100 में 60 लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं। समस्तीपुर के लिए ये आंकड़ा है 61.5%, मतलब 100 में 61.5%, 61-62 लोगों के पास तो जमीन है ही नहीं। जो बाकी 40 लोग बच गए जिनके पास जमीन है, उनका अगर लैंड होल्डिंग का आप आंकड़ा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 40 में से 35 लोग 2 बीघे से कम के मालिक हैं। तो जो बिहार में खेती करने वाले लोग हैं, ये खेती कमाने के लिए नहीं करते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब खाने वाली खेती। आप खेत से उतना ही पैदा कर पाते हैं
कि आपका और आपके बाल बच्चों का पेट भर जाए, उससे कमाने का जुगाड़ नहीं है। सरकारी आंकड़ा ये बता रहा है कि बिहार में सिर्फ 3 से 4% किसान ही खेती से इफेक्टिवली कमाई कर पा रहे हैं। बाकी लोग खेती के जरिए अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर रहे हैं या फिर खेतों में मजदूर हैं। दूसरी जो बड़ी समस्या समझ में आ रही है वो है जल संसाधन की, जल प्रबंधन बल्कि उसको कह लीजिए। बाढ़ की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, ये तो सब लोग जानते हैं। आधे से ज्यादा कृषि योग्य भूमि बिहार में बाढ़ प्रभावित है। इसकी चर्चा भी होती है, बिहार में बच्चा बच्चा इसको जानता है। लेकिन समस्या का दूसरा पहलू ये है कि जो जमीन बाढ़ प्रभावित नहीं है उसमें ज्यादातर हिस्सा या तो सूखे से प्रभावित है या जल जमाव से प्रभावित है। अब आपका उदाहरण दे देते हैं समस्तीपुर का। समस्तीपुर में 94 पंचायत ऐसे हैं, 94, करीब करीब 1/3 पंचायतों में बाढ़ की समस्या नहीं है, जल जमाव की समस्या है। हजारों एकड़ जमीन समस्तीपुर में एक बार पानी लग गया तो वहां से वो निकलता ही नहीं है। तो जल प्रबंधन को लेकर सिर्फ बाढ़ की मार नहीं है, बाढ़, सूखा और जल जमाव, ये तीनों का जो असर है कि शायद ही कोई किसान बचा है जिसके पास जल के संसाधन को लेकर उसको परेशानी ना हो। एक और आंकड़ा याद कर लीजिए, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल में सिंचित भूमि 10% से कम हो गई है। पहले के जो नलकूप थे, जो पहले के नहर थे, वो रख रखाव के अभाव में खराब हो गए, बंद हो गए। तो 10 बरस पहले अगर 2014 में 2013-14 में 100 में अगर 80 एकड़ मान ली 100 एकड़ अगर जमीन में सिंचाई की सुविधा थी तो आज घट के वो 90 रह गई है। और तीसरी जो किसानों की बदहाली का सबसे बड़ा कारण है, इन सब के बाद जो यहाँ फसल पैदा होता है उसकी उस किसानों को उचित दाम नहीं उसका मिलता है। एक आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि बिहार में जो उपज होती है, किसानों को अपने उपज के दाम न मिलने की वजह से हर साल, इसको भी याद रखिएगा, कोई दूसरा आपको बताएगा नहीं, हर साल किसानों को 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जमीन की परेशानी है, पानी, बाढ़, सबकी समस्या है, सब के बावजूद जो आप यहाँ किसान पैदा कर रहा है उसका दाम सही नहीं मिलने की वजह से 20,000 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान हो रहा है। मैं आपको उदाहरण देके बता देता हूं। मान लीजिए कि धान यहाँ हुआ, धान यहाँ पर लोगों ने 1300-1400 रुपए औसतन अपने पिछले साल बेचा है, जबकि धान की कीमत कितनी थी? 2030 रुपए। तो ये जो नुकसान है, आपको लगता है कि ये सिर्फ बिहार में, हम लोग यहाँ बात करते हैं कि पंजाब में किसान बहुत धनी है, तो पिछले 10 साल का आंकड़ा मैंने निकलवाया। पिछले 10 वर्ष में धान के केस में सिर्फ 13% धान ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा बेचा गया है, और गेहूं के लिए वो प्रतिशत है 1% गेहूं और 13% धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। पंजाब के लिए आंकड़ा है 70% धान और 75% से ज्यादा गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। तो ऐसा नहीं है कि किसान पंजाब में बहुत ज्यादा पैदा कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, वो वहां ज्यादा पैदा भी कर रहा है और जो पैदा कर रहा है उसको उसका दाम भी मिल रहा है। ये तीन जो सर्वव्यापी मुद्दे हैं, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा का ध्वस्त होना और किसानों की बदहाली, इसके बाद जो 4 केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं चल रही हैं बिहार में, उस पर मैं आपको आंखों देखा हाल जो मैंने है वो बता रहा हूं। पहली सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लोगों को 5 किलो लाभार्थियों को अनाज हर महीने मिलने हैं। मैं बिल्कुल दावे से कैमरे पर कह रहा हूं कि किसी भी लाभार्थी को 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है, लोगों को 4 किलो अनाज मिल रहा है। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, अंकल, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है। जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो, ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ऐसा इसलिए कि प्रखंड और जिला के स्तर पर 15,000 से 25,000 क्विंटल जो गरीबों के लिए अनाज आ रहा है, इसमें 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जनप्रतिनिधि और अफसर हर महीने पैसा ले रहे हैं। और इसी वजह से इस लोगों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। कैमरे पर एक और बात बता रहा हूं आपको, इस 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल के घूस में ज्यादातर जगहों पर विधायकों का भी 6 से 8 रुपया प्रति क्विंटल का अपना हिस्सा है। ज्यादातर चुने हुए विधायक भी 6 से 8 रुपए प्रति क्विंटल हर महीने इस योजना से पैसा ले रहे हैं। जो दूसरी बड़ी योजना है आपके समस्तीपुर को अन्य कई जिलों के तरह 2019 में ओडीएफ घोषित कर दिया गया, मतलब स्वच्छ भारत अभियान के तहत कि सबको शौचालय बन गया, खुले में शौच रुक गई। मैं करीब 3500 गांव में अभी पैदल गया हूं और दावे के साथ आपको बता रहा हूं कि खुले में शौच आज भी बिहार के ज्यादातर गांव की सच्चाई है, इंक्लूडिंग समस्तीपुर। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर कि आप नाक पर गमछा बांधे बगैर बाहर निकल सकते हैं। ज्यादातर जगहों पर हुआ यह है कि शौचालय बनाने के लिए 2000 रुपए प्रति शौचालय अधिकारियों ने पैसा लिया है। इसमें जनप्रतिनिधियों के खिलाफ शिकायत नहीं है। लोग बताते हैं कि जो अधिकारी थे या हैं, उन्होंने 2000 रुपए प्रति शौचालय पैसा लिया और शौचालय के लिए 12,000 रुपए आपको दे दिया। आपने शौचालय बनाया कि नहीं, उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी चिंता किसी ने नहीं की है। तीसरी बड़ी योजना जो केंद्र सरकार की है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत अभी 1,40,000 रुपया लाभार्थियों को मिलने की बात है। ज्यादातर जगहों पर इसके लाभार्थियों की संख्या करीब नगण्य है। जो लोगों को इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला है वो ज्यादातर लोग पुराने लाभार्थी हैं, जिनको 20-30,000 रुपया पहले कभी मिला था। अभी 1,40,000 रुपया जिनको मिलना है, इन सारे लाभार्थियों को 20,000 रुपए से लेकर 35-40,000 रुपया तक घूस देना है, तभी उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे, कई पंचायतों में जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं, वहां पर भी लाभार्थियों को 20,000 रुपया जो अधिकारियों का शेयर है वो तो आपको देना ही देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम लिखने के लिए 1,000 रुपया, फोटो खींचकर आगे भेजने के लिए 2,000 रुपया, पूरी व्यवस्था बनी हुई है। कई जगहों पर तो हमने ये देखा कि लोग बता रहे हैं कि घूस देने के लिए अच्छे खासे लोग मनी लेंडिंग का काम कर रहे हैं कि उनसे पैसा लीजिए, इंदिरा आवास के लिए घूस दीजिए और जब इंदिरा आवास का पैसा मिल जाएगा तो सूद सहित वो पैसा वापस कर दीजिएगा। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इंदिरा आवास योजना में घूस देने के लिए लोग पैसा कर्ज पर दे रहे हैं और उससे सूद कमा रहे हैं। चौथी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है मनरेगा की। मैं जब बिहार में आया था चलने तो मेरी अपनी सोच थी कि चूंकि यहाँ बेरोजगारी गरीबी इतनी है कि हर गांव पंचायत में हमको मनरेगा का काम दिखेगा। तो अभी तक हमको 11 महीने में मनरेगा के सक्रिय मजदूर कहीं दिखे ही नहीं। लोग रास्ते में चलते हुए जरूर ये बताते हैं कि ये पेड़ भैया मनरेगा में लगाया गया है या कोई मिट्टी उट्टी भरी गई है, पंचायत भवन आंगनबाड़ी सेंटर में मजदूर मनरेगा के फंड से इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मनरेगा के सक्रिय काम करते हुए मजदूर अभी हमको 11 महीना में नहीं दिखे। इसको अगर आंकड़ों में हमने देखा तो उसको वो भी दिख रहा है। वहां पर पिछले साल मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर केंद्र सरकार से मनरेगा के लिए 100 रुपया बिहार को मिल सकता था तो 60-61 रुपया तो हम लोग लेकर ही नहीं आए। हम लोग इतने यहाँ निकृष्ट हैं कि 60 रुपया हम लोग लेकर ही नहीं आए। जब ये उस राज्य की दशा है जहां लोग 10,000 रुपए के लिए मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर जा रहे हैं, वहां पर मनरेगा का 60 रुपया 100 में हम लोगों ने सरेंडर कर दिया दिल्ली में। और जो 40 रुपए आया उसमें मनरेगा में पीसी का दर है 40 से 50%। मतलब उस 40 रुपया में भी 16 रुपए से 20 रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो मनरेगा का भी करीब ये स्कीम पब्लिक के लिए जमीन पर बंद ही है। ये 4 केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जो हमने देखा। इसके बाद जो राज्य सरकार की 4-5 बड़ी योजनाएं हैं उसका आंखों देखा आपको बता रहे हैं कि राज्य सरकार की एक सबसे बड़ी योजना है पेपर पे युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को मासिक सहायता, मासिक भत्ता देने की। 2015 में ये योजना बनाई गई थी। 7 निश्चय का ये पहला निश्चय था कि 18 साल से 35 साल के हर बेरोजगार युवा को
प्रति माह 1000 रुपया सरकार की ओर से मिलेगा। अभी तक इसका मुझे ना कोई लाभार्थी मिला, ना ये योजना शुरू हुई, ना कोई इसके बारे में जानता है, ना कोई इसके बारे में बात करता है। पत्रकार बंधु लोग भी इस पर कोई सवाल भी नहीं करते। आप अपने मोबाइल नंबर में एक छोटा सा सिंगल डिजिट चेंज करके अपनी पूरी फाइनेंशियल डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। हाँ, बस एक छोटा सा चेंज और पैसे का फ्लो ओपन हो जाएगा। और ये इतनी जबरदस्त टेक्निक है, अंक शास्त्र, जो कि हमारे शास्त्रों से आई है और हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और पैसे सब में ये हेल्प करती है। बड़े बड़े स्टार्स, मूवी स्टार्स भी इस टेक्निक का यूज करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो देर किस बात। नमस्कार, मैं हूं अंकित बत्रा और मैं आपके लिए लेके आया हूं 99 रुपीज का मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप, जिसको अटेंड करके आप अपने लाइफ के हिडन पैटर्न्स को समझ सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी को ठीक करके अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और पैसों की फ्रीक्वेंसी सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलने वाला है हमारा 5000 रुपीज का मोबाइल न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर बिल्कुल मुफ्त। सो देर किस बात की, जल्दी से नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए और जुड़ जाइए बत्रा न्यूमरोलॉजी के साथ और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। दूसरी जो बड़ी योजना थी वो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना। चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि बनाते समय हम खुद 15 में उसमें शामिल थे। 2015 में यह परिकल्पना की गई कि 12वीं के बाद जो लोग मजदूरी करने जाते हैं वो मजदूरी न करके पढ़ाई करें, इसके लिए उनके परिवार से उनको पैसा ना लेना पड़े, तो बैंक उनको सस्ते दर पर पैसा दे दे। इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बनी। उस समय का अनुमान था कि 1,25,00,000 बच्चों को बिहार में इसका लाभ मिलेगा। अगर योजना लागू हो गई होती तो किसी भी परिवार को 12वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए अपने जेब से पैसा नहीं देना पड़ता। आप अपने बच्चे को बैंक से के पैसे से पढ़ा सकते थे। पढ़ने के बाद वो बच्चा पैसा 15 साल 20 साल में वापस कर पाता। अभी तक बिहार सरकार का आंकड़ा बता रहा है कि 9 वर्ष में 10 लाख बच्चों को भी इसका लाभ नहीं मिला है। जिनको लाभ मिला है वो भी करीब करीब इस योजना को भूल चुके हैं। इसकी भी चर्चा कहीं नहीं है, करीब करीब ठंडे बस्ते में ही है। एक योजना जिसकी चर्चा आप लोग रोज करते हैं वो है नल जल की योजना। 2015 में अनुमान लगाया गया। 2015 में, पहले मैं आपको बता दूं, सिर्फ 3% बिहार के घरों में नल से या कल से पानी की सुविधा उपलब्ध थी। 3%। इसलिए वो योजना बनाई गई कि नहीं, हर घर में नल से पानी पहुंचे। योजना का उस समय बजट था 25,000 करोड़ रुपया। 5 साल में यह तय किया गया था कि हर घर में नल से पानी पहुंचाने में 25,000 करोड़ रुपया लगेगा। योजना जमीन पर लागू भी की गई, आप लोग देख रहे हैं। सरकार का दावा है कि 99% योजना बना दी गई है और 2/3 से ज्यादा, 75% से ज्यादा योजना चल रही है। उनके वेबसाइट पे अभी दिख रहा है। जमीन पर जमीनी हकीकत यह है कि 2/3 से ज्यादा योजना काम नहीं कर रही है। जिलों में अलग अलग आंकड़ा है। पश्चिम चंपारण, शिवहर जैसे जगहों पे तो 90% नल जल योजना काम नहीं कर रही है। समस्तीपुर में मेरा अनुमान है कि 75% नल जल योजना काम नहीं कर रही है। या तो वो ठीक से बना नहीं, या बना तो फिर चला नहीं, रख रखाव के अभाव में बंद हो गया। एक जो बड़ी समस्या है नल जल योजना की जमीनी मालिकाना हक को लेकर, जो सबसे बड़ी समस्या है नल जल योजना को लेकर, जिस पर चर्चा कम होती है, कि जिस जमीन पर वो योजना बनी हुई है उस समय ज्यादातर जो वार्ड सदस्य थे उन्होंने अपने जमीन या अपने नाते रिश्तेदार दोस्तों के जमीन पर ये बनवा दिया। जिनके जमीन पर ये योजना बनी उनके दिमाग में ऐसी बात थी कि आगे हमको सरकारी नौकरी के तहत 6,000-8,000 रुपया हर महीना मिलेगा। अब यह योजना में घोटाला हुआ तो ज्यादातर 90% वार्ड सदस्य अपना चुनाव हार गए। नए वार्ड सदस्य आए हैं तो उनके पास अब उसका कोई मालिकाना हक ही नहीं है। ज्यादातर जगहों पर जो पुराने वार्ड सदस्य है उन्होंने इसकी मलकियत वापस उनको दी नहीं। कई जगहों पर तो लोग हमको ऐसे मिले जो बाजाबता नल जल योजना का पानी का व्यापार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके जमीन पर लगा हुआ है योजना तो आप अपने यहाँ पंप चलाकर शादी विवाह में टैंकर का पानी भरकर उससे पैसा कमा रहे हैं। तो ये नल जल योजना की स्थिति है। एक चौथी और जो बड़ी योजना थी जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं वो है नाली गली पक्कीकरण योजना। 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना नल जल योजना नहीं थी। उस समय नालियों और गलियों के पक्कीकरण को सबसे बड़ी योजना माना गया था। उसका बजट था 80,000 करोड़ रुपया। 2015 से 5 वर्ष में बिहार सरकार को 80,000 करोड़ रुपया खर्च करना था ताकि बिहार के हर घर के नाल से निकलने वाली नाली का पक्कीकरण किया जाए,
उसको गांव में एक बड़े नाले से जोड़ा जाए ताकि पानी को बाहर निकालकर उसका निस्तारण किया जाएगा। 3,500 गांव में जाने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि किसी के घर के नाली का पक्कीकरण नहीं किया गया है, उसकी तो बात ही नहीं है। गांव में सड़कों के किनारे इस योजना के तहत बड़े नाले जरूर बनाए गए हैं, लेकिन या उन नालों से पानी को निकालकर बाहर निस्तारण की व्यवस्था नहीं की गई। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर ये जो नाले हैं ये आज के तारीख में कूड़ेदान के स्वरूप इन्होंने ले लिया है। इसके बाद जो 2 क्षेत्र है जहां सुधार दिखा, जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं, एक है बिजली और दूसरा है सड़क। बिजली निश्चित तौर पर जहां पर भी हम लोग गए, चाहे वो बड़ा गांव था, छोटा गांव है, टोला है, हर जगह बिजली आ गई है बिहार में, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बिजली को लेकर जो लोग समस्या बता रहे हैं वो है कटिहार बरसोई में गोली कांड हुआ है। ये हम लोग पिछले 8-9 महीने से जब मैं पैदल चल रहा हूं, हर प्रेस वार्ता में बता रहा हूं कि आने वाले समय में बिजली के बिल को लेकर बड़ा सामाजिक राजनीतिक परेशानी लोगों को सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कि हर गांव में 40-50 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बताते हैं कि उनका बिजली का बिल उनके समझ से गलत आया है। एक बार बिल आपका गलत आ गया 6,000, 8,000, 10,000, 50,000, कई जगह तो लोग 60-70 हजार का भी बिल दिखाते हैं। एक बार बिल गलत आ गया तो आपके पास कोई उपाय नहीं है। आप DCLR के ऑफिस में जाइए या लोक अदालतों का चक्कर लगाते रहिए। कई लोग हमको ऐसे मिले जिन पर फौजदारी का मुकदमा हो गया है, लोग अपना घर परिवार छोड़कर, गांव छोड़कर भाग के रह रहे हैं। तो बिजली के बिल की लेकर ये समस्या आज और आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली है। एक जो सड़क की बात है, बिल्कुल राष्ट्रीय और राजकीय राज्य मार्ग में सुधार दिखा है। नेशनल और स्टेट हाईवे पहले के मुकाबले बिहार में अच्छा हर जगह दिखा, लेकिन जो ग्रामीण सड़क की हालत है, चाहे वो पंचायती राज की सड़क हो, ग्रामीण कार्य विभाग REO जिसको आप लोग कहते हैं REO की सड़क हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपर्क योजना की सड़क हो, उन सारे सड़कों की हालत करीब करीब लोग बताते हैं वही है जो लालू जी के राज में होती थी। तो ग्रामीण सड़कों की हालत वैसी ही है, बिल्कुल बदहाल है, लेकिन राजकीय और राष्ट्रीय मार्ग जरूर सुधर गए। 2 उद्योग जो पूरे बिहार में बढ़िया फलते फूलते दिख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर जहां गए वहां उद्योग लोग बताते हैं ये फैक्ट्री बंद हो गई, वो फैक्ट्री बंद हो गई। आपके समस्तीपुर में भी लोग बता रहे हैं चीनी मिल बंद हो गया, जूट मिल बंद हो गया, पेपर मिल बंद हो गया, और ये करीब करीब हर जिले की ये समस्या है। 2 उद्योग जो फल फूल रहे हैं, बड़ी मजबूती से चल रहे हैं और लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो है शराब माफिया और बालू माफिया। जहां हर गांव में 2, 4, 5 लड़का शराब का अवैध कारोबार करता हुआ या बालू के कारोबार से जुड़े हुए लोग आपको हर गांव, हर पंचायत, हर प्रखंड में मिलेंगे। अगर बिहार में मुझे लगता है कि 10 ट्रक चल रहा है तो उसमें 4-5 ट्रक सिर्फ बालू के अवैध खनन और ढुलाई से जुड़े हुए ट्रक है। अगर गांव प्रखंड के स्तर पर 10, 20, 25 बच्चे कुछ रोजी रोजगार कर रहे हैं तो आधे से ज्यादा बच्चे या तो शराब या बालू के अवैध कारोबार से जुड़े हुए। 3 शब्द जो सबसे ज्यादा 11 महीने में हम लोगों ने सुने वो है भ्रष्टाचार, अफसरशाही और PC। भ्रष्टाचार से परेशान जनता, जहां पर भी चले जाइए लोग यही बताते हैं कि कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है, चाहे आपको दाखिल खारिज कराना है, रसीद कटाना है, थाना में FIR करना है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है, कोई ऐसा काम नहीं है जो कि बिना पैसा दिए हुए आप बिहार में करा सकते हैं। और ये बात सिर्फ सामान्य नागरिकों के लिए नहीं है, अगर आप अफसर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आपको भी पैसा देना है, बिना पैसा दिए हुए काम होगा नहीं। दूसरी जो बात लोग बता रहे हैं, अफसरशाही से परेशानी, जहां पर भी जाइए पत्रकार, जनप्रतिनिधि, समाज के प्रबुद्ध लोग, वो सब बता रहे हैं कि बिहार में अफसरों का राज है। एक तरीके से बिहार में अफसरों का जंगल राज है। बिहार ने पहले चल रहा है, ये अफसरशाही इतनी ज्यादा है, अफसरों की मनमानी इतनी है कि इसको अफसरों का जंगल राज कहें तो ज्यादा
Every time I used to go to investors to raise funding, I will need a lot of projections, right? They will ask me so many sensitivity analysis. What is the best case scenario? What is the worst case scenario? What is the normal expectation? They will ask me for so many financial documents, my P&L, my cash flow statement, so many different things, right? And they will ask for unit economics in each line of business, each product, and it would be such a difficult thing for me to solve. And that's when I had to get my current CFO on board, and he joined and made my life easier, and I could make much better business decisions. And that's why every business which successfully grows usually have really powerful corporate finance people. These are not people who are filing your tax. They are not people who are doing your tax audit or doing your tax compliances. That's not the work. Like, these are people who have strategic thinking about finance. They can read your financial papers and understand the nitty gritties of your business. They can understand the pulse of your business and tell you what to do next. So if you want to become a professional like that, we have a free online 3-day bootcamp where we are telling people how they can kickstart their career in corporate finance, how they can develop this kind of strategic thinking about business. And if you are somebody who's interested in that, your career can skyrocket once you develop this ability, right? You can earn a lot of money. You can join startups and be a co-founder. My CFO became my co-founder, right? So you can also do that, and you can have a huge impact on the world of business. If this interests you, then register right now for our live bootcamp. Make sure you're there. We'll not share any recording. This is live only, but this is life changing. See you in the bootcamp. लाइफ एज एन इंडिपेंडेंट लॉयर इज वेरी हार्ड। खैर छोड़ सब, तू बता तेरा कैसे चल रहा है? Well, I'm going to have the best year of my legal practice. Maximum clients मिले मुझे इस साल. And guess what? I've hired 2 new juniors. अब तो सारा काम वही संभाल रहे हैं. मैंने तो सोचा है फैमिली के साथ 15 दिन की छुट्टी पे जाऊंगा. कहाँ से मिले ऐसे क्लाइंट्स? कुछ ऐसा वैसा काम भी कर रहा है क्या? अरे नहीं. I've been benefited by ChatGPT and new tools of AI. अरे पूरी प्रैक्टिस ऑटोमेट हो गई है यार. पर ChatGPT तो मैं भी यूज करता हूँ. कैसे? कभी-कभी कुछ क्लॉजेस बन जाते हैं. My dear, you're using an army tank like a toy. Bro, I built my personal brand using AI. I have created so much of content that people have loved it. I've got new clients. I've even used AI to train the fresh associates so that they can hit the ground running in just 7 days. And guess what? My first year juniors have built more than senior associates of some other law firms. ये सब कैसे करूं? मुझे भी बता दे. My friend, you need to learn how to use AI as a true co-pilot for legal practice, not as a plaything. Okay? To know more, join Law Seekho's free bootcamp. Register now. उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे रास्ते चलते हुए लोग यही बताते हैं, भैया अफसर का जो मन होगा वही होगा, कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं है। तीसरा जो मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द है वो पीसी। ये शब्द हम 5-7 साल पहले बिहार आए थे तो हम नहीं सुनते थे। ये नया शब्द है, दलाली का नया शब्द। चाहे योजना केंद्र सरकार की हो कि राज्य सरकार की, हर योजना में व्यवस्थित तरीके से 10% से लेके 50% तक पैसा काटा जाना, जिसको हम लोग पीसी कहते हैं, आपको देना ही देना है। तो ये 3 शब्द हर गांव में, हर वर्ग में सर्वव्यापी सुने जाने वाले शब्द है। मेरा अभी तक का अनुभव ये रहा है, मैंने लॉ एंड ऑर्डर और हेल्थ पर कोई कमेंट नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था है ही नहीं। अगर हो तो मैं बताऊं कि अच्छा है कि खराब है, क्या देखा क्या नहीं देखा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोग यहाँ पूरी तरीके से ग्रामीण चिकित्सकों पर और अनुमंडल और जिले के स्तर पर आप प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर पर आप निर्भर हैं। चूंकि मैं जिले के अस्पताल में गया नहीं हूं, अनुमंडल ब्लॉक के अस्पताल में गया नहीं हूं, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन गांव और पंचायत के स्तर पर जो पीएचसी, सब सेंटर, पीएचसी और रेफरल हॉस्पिटल होना चाहिए, वो कहीं पर भी हमको अभी तक दिखा नहीं है कि भैया ये सब सेंटर है जहां डॉक्टर बैठे हुए हैं, 10-20-50 रोगी है, दवा बट रहा है, ऐसा दिखा नहीं।
दूसरी जो बात जिस पर मैंने टीका टिप्पणी नहीं की है वो है लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि उस पर तो आप लोग खुद ही लिख रहे हैं। बिहार में और कुछ चर्चा हो चाहे नहीं, हर आदमी लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा करता है। जब ये महागठबंधन, जब हम लोगों ने पदयात्रा शुरू की थी तो महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो लोग दबे जुबान में ये आशंका व्यक्त करते थे कि अब देखिए महागठबंधन की सरकार बनी है तो शायद लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, कहीं ऐसा लोगों के मन में डर था। फरवरी मार्च में मैं सिवान में पहुंचा, उसके बाद से रोजाना मुझे कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की घटना के बारे में लोग बता रहे हैं। तो धीरे धीरे 6 महीना में जो लोगों का डर था इस सरकार को लेकर, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता, बदतर होता दिख रहा है। अभी आप ही के जिले में जो दरोगा की हत्या हुई है 2 दिन पहले, उसका एक एग्जाम्पल है। अभी मेरे पास एकदम लेटेस्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन जब पिछली बार हम लोगों ने काउंट किया है तो इस साल अकेले करीब 18 मुखिया लोगों की हत्या हुई है और करीब करीब 7 चुने हुए सरपंच मारे गए हैं। बाकी जनरल मार पीट डकैती अपहरण उसका तो कोई आंकड़ा मैं आपसे साझा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को हमसे बेहतर जानकारी है। ये अभी तक का मेरा अनुभव रहा। अब अगर आपके जो सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विपक्षी एकता को लेकर मैंने कई बार टीका टिप्पणी पहले भी की है। पहले तो आप ये समझिए कि नेताओं के साथ में बैठने से, चाय पीने से, डिनर करने से, खाना खाने से, पत्रकारों को संबोधित करने से कोई एकता होती नहीं है। 10 साल तक हमने वो काम किया है। सिर्फ लोगों के मिलने से एकता नहीं होगी। दूसरी बात, अगर एकता हो भी जाए नेताओं के बीच में तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका चुनाव परिणाम पर कोई असर होगा। ये लोगों का भ्रम है कि सिर्फ दलों और नेताओं के साथ में आने से कोई बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल या बहुत बड़ी कोई घटना हो जाएगी। कई बार आप लोग ये उदाहरण देते हैं कि 77 में भी विपक्षी एकता हुई और जिससे इंदिरा जी को हराया गया, तो आपका ये भ्रम है। 77 से पहले अगर इमरजेंसी लागू नहीं होता, अगर जेपी का आंदोलन नहीं होता, तो चाहे जितने दल एक साथ आ जाए उसका कोई असर होने वाला नहीं है। आपने फिर वही चीज देखी 1989 में, जब बीपी सिंह के नेतृत्व में सारे विपक्षी दल एक साथ हुए और उन्होंने कांग्रेस की सरकार को हराया। लेकिन भ्रष्टाचार मुद्दा था, उस पर पूरा देश का जनमानस उद्वेलित हुआ, वो साथ में आया। तब उसके पीछे अगर दल साथ में आ जाए, नीचे जमीन पर काम हो, तब उसका असर पड़ सकता है। तो जो विपक्षी एकता का प्रयास किया जा रहा है वो ठीक है, होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन उसका चुनाव पर कितना परिणाम पड़ेगा ये इस पर निर्भर है कि जो एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं या जो उसके भागीदार लोग हैं वो किस मुद्दे पर जनता के पास जाते हैं। वो सिर्फ कौन चेहरा लेकर जाते हैं ये भी जरूरी नहीं है। कई बार पत्रकारों को ये भी आप लोग यही सवाल पूछते हैं कि इसका नेता कौन है। कई बार जब अगर आप सही आंदोलन करेंगे, सही कार्यक्रम लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो चेहरा अपने आप निकल आएगा। 1977 में मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने। ऐसा तो है नहीं कि 77 का चुनाव मोरारजी देसाई को पहले प्रधानमंत्री डिक्लेयर करके लड़ा गया। बीपी सिंह जी को भी कोई प्रधानमंत्री का फेस बनाकर डिक्लेयर करके नहीं लड़ा गया। ये आपको उदाहरण आते हैं। ठीक, एकता सिर्फ पार्टियों और नेताओं के साथ बैठने से नहीं, लेकिन अगर समाज के स्तर पर कोई मुद्दा जो जनमानस को उद्वेलित करे, उनके इमेजिनेशन को कैप्चर करे, उस मुद्दे को लेकर आप जाएंगे, तब इन पार्टियों की जो ताकत है, इनके जो कार्यकर्ता हैं, उसका कुछ असर हो सकता है। जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, तो नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद डीएमके है, जो पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं। उनके पास 20-20, 25-25 एमपी हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, ना दल है, ना इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए। तो बिहार के पत्रकार जो हैं, ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की। और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना, उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को 0 एमपी है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि
ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 MP है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है? नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो MP है जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 MP नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? 26-27 गो दल बैठता है, दोनों साइड देखिए, इंडिया में भी और NDA में भी। तो उसमें 2/3 दल तो ऐसे जिसका एक को MP नहीं है। वो तो संख्या गिनाने के लिए एक दलों की परिपाटी है, कर्मकांड है कि भैया सबको बैठा लीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई राष्ट्रीय राजनीति को उलट पुलट कर देंगे। और जहां तक बिहार का सवाल है, चाहे सरकार NDA की बने कि इंडिया की बने, बिहार की तो समस्या ये है कि भाई हमारे लिए पलायन कौन रोकेगा। 10 वर्ष से NDA की भाजपा की सरकार है, तो बिहार तो 10 वर्ष पहले भी 28वां देश का सबसे ज्यादा गरीब राज्य था और आज भी हम लोग देश के सबसे गरीब राज्य हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, पलायन जो मुद्दा है उसको तो ना भाजपा NDA ने सुधारा है ना इंडिया ने सुधारा है। तो बिहार के लोगों के नजरिए से कैसे फायदा हो जाएगा? 10 वर्ष से मोदी जी हैं ना प्रधानमंत्री भाई, तो आप जरा बता दीजिए कि समस्तीपुर में कौन उद्योग खुल गया है, कि समस्तीपुर में कौन सी राष्ट्र की देश के स्तर से ऐसा काम किया गया जिससे कि समस्तीपुर के या बिहार के बच्चों के, बिहार के लोगों की जिंदगी सुधरी है? तो ये तो बेमानी चर्चा है। बिहार की जनता का मूड अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो बिहार की जनता नया विकल्प चाहती है। वो विकल्प कौन है ये इसका दावा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि विकल्प के तौर पर वो आपको देखती है कि हमको देखती है, लेकिन बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, लोग ये कह रहे हैं कि हमको नया विकल्प चाहिए। लोग दोनों फॉर्मेशन से, भाजपा और महागठबंधन दोनों से करीब करीब त्रस्त हो चुके हैं। और ऐसा आप गांव में जाकर देख लीजिए और सर्वे कराकर भी देख लीजिए। मैं आपको कैमरे पर दावा कर रहा हूं, कहीं पर भी बिहार में आप ये सर्वे कीजिएगा तो 50% से ज्यादा लोग शानदार ऑनलाइन एक्शन गेम वॉर थंडर आपके उबाऊ सप्ताह के दिनों को खत्म करने के लिए तैयार है। प्रसिद्ध जापानी बैटलशिप यामातो मैदान में आ रहा है। आसमान में एक सच्चा हॉलीवुड स्टाइल निंजा, अमेरिकी कोमांचे हेलीकॉप्टर तेज, चुपके से काम करने वाला और घातक है। जमीन पर क्या हो रहा है? बहुत सारा भारी कवच, नए चमचमाते टैंक युद्ध में उतर रहे हैं। अपनी पसंदीदा युद्ध मशीन चुने और सीधे कयामत में गोता लगाएं। यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ आप, आपका वाहन और युद्ध की कयामत है। PC, PlayStation या Xbox पर मुफ्त में वॉर थंडर डाउनलोड करें और अपने दुश्मनों को कुचल दें। Rise and shine, Milo. अब वो विकल्प कौन होगा उसको लेकर बहस हो सकती है। वो विकल्प कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन उसको लीड करना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन बिहार का जनमानस जो है वो करीब करीब यहाँ पर जो तीनों बड़े दल हैं उनसे विमुख हो चुका है, फॉर्मेशन से त्रस्त हो चुका है। क्योंकि यहाँ के लोगों की जिंदगी, जैसा मैंने आपको बताया, वो पिछले 10, 15, 20 वर्षों में किसी भी मानक पर, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, आर्थिक तरक्की हो, किसी भी मानक पर बेहतर नहीं हुई है। भैया लॉ एंड ऑर्डर को मैंने अभी आपको बताया कि हमारा क्या कहना ये महत्व नहीं रखता है। मैं पदयात्रा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं क्या सोचता हूं। मैंने जो आपको अपना अनुभव साझा किया, जो मैंने देखा या लोगों ने मुझे बताया, मैं वो साझा कर रहा हूं। अब आप मेरा वक्तव्य अगर पूछेंगे तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि हमेशा से बिहार में ये सोच रही है कि जब भी RJD के लोग सरकार के फॉर्मेशन का हिस्सा बनते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बिगड़ता है। और ये आज से नहीं, हम लोग पिछले 30-32 साल में हम लोगों ने देखा है। जब उनकी सरकार थी तो अपराधियों का जंगल राज इसको कहा ही जाता था। हम लोग भी बिहार में जन्मे हैं, यहीं पले बड़े हैं। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है कि जब 4 बजे सब कुछ बंद हो जाता था, लोग भागते थे। तो जब भी RJD सरकार का हिस्सा रहेगी तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब भाजपा के साथ भी जब नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे तो भी लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे बिगड़ रहा था। क्यों बिगड़ रहा था? उसकी एक प्रमुख वजह मेरी समझ से ये बिहार की शराबबंदी है। शराबबंदी लागू होने की वजह से
हुआ यह है कि प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा शराबबंदी को लागू करने, उसको रोकने, उसको उससे कमाने, उसको छिपाने और उसको दिखाने में लगा हुआ है। जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की उनकी ड्यूटी थी वो काम वो कर ही नहीं रहे हैं। आप जेल में चले जाइए, आज आधे से ज्यादा लोग शराब के जुड़े हुए मामलों में हिरासत में हैं। जो केस डायरी लिख रहा है, थाना में अगर 10 आदमी काम करने वाला है तो 8 आदमी तो शराब के मामलों से ही जूझ रहा है। तो एक सरकार का बड़ा तंत्र शराबबंदी की वजह से उसमें लग गया, उससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना शुरू हुआ। दूसरा, चूंकि शराब बंद है कागज पे, दुकान बंद है लेकिन होम डिलीवरी हो रही है, तो उसका नतीजा ये हुआ कि गांव-गांव में छोटे-छोटे शराब के अवैध कारोबारी नए लड़के बन गए। मोटरसाइकिल, कट्टा, 4 बोतल का शराब का इधर का उधर करना, 2-2.5 हजार रुपए की कमाई होना। तीसरा पहलू यह है कि जिसके पास शराब नहीं मिल रहा है वो अलग अलग तरीके का नशा कर रहा है, स्मैक खा रहा है या कुछ लोकल जो भी खा रहा हो गलत चीज। उसका नतीजा ये हुआ कि उसको 5,000 रुपए के लिए भी जाकर वो डकैती कर रहा है, क्राइम कर रहा है। तो शराबबंदी एक गेम बड़ा वजह है मेरी समझ से। 2016 के पहले और 2016 जब शराबबंदी लागू हुआ तब इन दोनों के बीच के आंकड़ों को अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 16 के बाद से स्थिति तेजी से बिगड़ी है और उसका एक ही वजह समझ में आता है, शराबबंदी। और दूसरा एक नया फिर शिफ्ट आया जब पिछले साल महागठबंधन बन गया। जब आरजेडी सरकार में रहेगी तो निश्चित तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आनी ही आनी है। मैं आपको एक अपना अनुभव बता रहा हूं। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो हम भी उस पूरे अभियान में शामिल थे। 4 ऐसे मंत्री, आज मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप खुद ही समझ जाइएगा, 4 ऐसे मंत्री आज कैबिनेट में हैं जिनका नाम उस समय भी विधायक जीते थे और उनका नाम आरजेडी की ओर से बताया गया था। नीतीश कुमार जी ने, हम लोगों ने, सब ने मिलकर उस पर ऑब्जेक्शन किया और ये सुनिश्चित किया कि वो 4 लोग मंत्री न बने। आज वो चारों लोग मंत्री हैं। तो जब उस कैरेक्टर के लोग मंत्री रहेंगे, सरकार चलाएंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा कि बिगड़ेगा? जब आप बालू माफिया, शराब माफिया को, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को अपने कैबिनेट में बैठाइएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की दशा बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगी? सर एक और सवाल है प्रशांत जी, एक और सवाल है। 11 महीने की आपकी पदयात्रा रही, प्रशांत पीके के सिवा दूसरा कोई चेहरा नहीं दिखा, किसी भी जिले में नहीं दिख रहा है। क्योंकि पदयात्रा मैं कर रहा हूं तो चेहरा मेरा ही दिखेगा। लेकिन जो लोग, जिन जगहों से हम पदयात्रा करके आ रहे हैं वहां पर आप जाकर देखिए कि कौन लोग जुड़े हुए हैं। एक जिले में जहां पदयात्रा खत्म हो गई वहां 50 से 60 हजार लोग जन सुराज अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। अब आप ये कह सकते हैं, आप खोज रहे हैं चेहरा कोई विधायक एमपी का, तो ये तो अभियान ही उसी के अगेंस्ट है कि अगर आपके बाबूजी विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं तो हम आपका स्वागत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में एक जो आंकड़ा है आपको बता देते हैं, आप लोग राजनीति कवर करते हैं, पिछले 30 साल में जितने लोग एमपी, एमएलए, विधायक बने हैं यहाँ पर, चाहे जिस दल से बने हो, कांग्रेस से, आरजेडी से, जदयू, भाजपा, सारे दलों को मिला दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए, एमपी बना है। बिहार की जनसंख्या है 13 करोड़, 3-3.5 करोड़ परिवार यहाँ रहते हैं, लेकिन एमएलए, एमपी यहाँ 1250 परिवार का आदमी ही बनता है। ये आपको क्या दिखाता है? सत्ता पर उन्हीं 1200-1300 परिवार का कब्जा है। पार्टियां बदलती रहती हैं, चेहरे नहीं बदलते हैं। आप देख लीजिए उदाहरण के तौर पर, और ऐसा सिर्फ आरजेडी में, जदयू में नहीं है। आपको, हमको लगता है भाजपा तो देश की पार्टी है, वहां ऐसा नहीं होगा। भाजपा के अभी प्रदेश अध्यक्ष कौन है? सम्राट चौधरी। इनके बाबूजी शकुनी चौधरी कांग्रेस के राज में मंत्री थे, लालू जी के राज में विधायक मंत्री थे, नीतीश जी के राज में मंत्री विधायक थे, मांझी जी के भी सरकार में मंत्री विधायक थे। और आज जब भाजपा को भी किसी को बनाना है तो उसी परिवार के एक बच्चे को उन्होंने बनाया है। एक परिवार का ही दबदबा है। तो इस चीज को तोड़ने का ही तो ये प्रयास है। अगर हम भी वैसे ही एक्स, आप खोज रहे हैं पत्रकार होने के नाते कि इनके बगल में कौन एक्स विधायक आया, कौन एक्स एमपी आया, तो उसका स्वागत नहीं है। हम तो गांव के स्तर पर उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं जिनके बाबूजी विधायक नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, लेकिन समाज के लिए, राजनीति में, समाज के दिशा, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आकर वो काम करना चाहते हैं। वो करना चाहते हैं तो उनकी हम मदद कर रहे हैं, संसाधन से, व्यवस्था से, सलाह से मैं वो मदद कर रहा हूँ। वो आगे बढ़ेंगे, उसी से बिहार सुधरेगा, ये मेरी सोच है। प्रधान जी एक सवाल है,
आजकल युवा पीढ़ी जो है सोशल मीडिया या अपराधी की दुनिया में आसानी से चले जाते हैं, तो आप पद यात्रा के दौरान क्या उसकी मेन वजह देख रहे हैं? नहीं, मेन वजह तो अशिक्षा है, चूंकि पढ़ाई है नहीं और रोजगार का साधन है नहीं, तो जो नया लड़का है वो क्या करेगा? उसको कहीं ना कहीं से कुछ तो चाहिए। तो या तो आप अपनी प्रतिष्ठा या अपना एक जो सेल्फ प्राइड होता है उस चक्कर में आप कोई काम करने लगते हैं, या फिर आपकी आर्थिक जरूरतें हैं उसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया का उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। उस योगदान जो आप देख रहे हैं सामाजिक स्तर पर, जो गिरावट आप सामाजिक राजनीतिक गिरावट आप युवाओं में देख रहे हैं, उसकी वजह मैं समझता हूं कि गरीबी और अशिक्षा है, बेरोजगारी है, जिसकी वजह से युवा जो है वो इस तरह के चीज में फंस रहा है। आपने कहा कि बिहार के लोग विकल्प चाह रहे हैं। जी, आपने कहा कि मैं इतने जिलों का दौरा कर चुका हूं। जी, क्या उस विकल्प के रूप में तुम आपको देख रहा है? भाई हम विकल्प हमने कहाँ बनाया है? हमने कोई दल तो बनाया नहीं है। आप पहले ये समझ लीजिए कि जन सुराज कोई दल तो है नहीं। आप हमारे भाषणों को भी आपने सुना होगा, हम तो जाकर सामने से वोट किसी से मांग नहीं रहे हैं, हमारा कोई प्रत्याशी है नहीं। हम तो इसके जड़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी समस्या जो हम लोग गिना रहे हैं, ये तो सब लोग जानता है कि ये समस्या बिहार में है, तो ये सुधरेगा कैसे? ये सुधरेगा तब जब बिहार के लोग अपनी समस्याओं पर वोट करेंगे। अब लोग वोट करना है, लेकिन हम लोग किसको वोट करें? हमारे पास विकल्प नहीं है। तो ये बात मैंने आपको बताई कि लोग तो ये बता रहे हैं विकल्प नहीं है, तो मैं उनकी मदद कर रहा हूं कि आप मिलकर विकल्प बनाइए। मेरे बारे में जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं वो यही तो जानते हैं कि मैं दलों की नेताओं की मदद करके उनको चुनाव जीतने में सहयोग कर सकता हूं। तो जन सुराज वही संकल्प है कि हम किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, ग्रामीणों क्या जो स्थानीय लोग हैं, जो भी अपने बीच से निकल कर आते हैं कि ना भैया नया विकल्प बनना चाहिए, हम तैयार हैं, आप हमारा मदद कीजिए, हमको सलाह दीजिए, हम यहाँ लड़ेंगे, हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। और ऐसे मैं बता रहा हूं कि हर जिले में जब पदयात्रा खत्म होती है तो इसकी संख्या अभी है 50,000 से 60,000 जो लोग निकल कर आ रहे हैं कि नहीं ये नई व्यवस्था बननी चाहिए, मैं उसमें भागीदार बनना चाहता हूं, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। अगर पूरे बिहार में अगर हर जिले से हम 50-50 हजार आदमी जुटाएंगे तो कितने आदमी हो गए? 20 लाख। अगर आधा भी रख लीजिए, 10 लाख भी, तो 10 लाख लोग अगर एक साथ आएंगे, वो मिलकर तय करेंगे कि भैया आगे क्या करना है। मान लीजिए कि पूरा बिहार छोड़ दीजिए, हम समस्तीपुर की पदयात्रा अभी 2 दिन में खत्म कर लेंगे। यहाँ पर जो 50,000 लोग हैं वो अपना जिले और प्रखंड के स्तर पर संगठन बनाएंगे। आप देखिएगा 10 दिन में उसका नाम जारी हो जाएगा कि कौन लोग, ये इन्होंने कहा ना कि दूसरे लोग नहीं दिख रहे हैं, इसलिए नहीं दिख रहा है कि भैया रोज आप 15 किलोमीटर चलिएगा तो आप भी दूसरे दिन गायब हो जाइएगा। रोज चलना इतना आसान नहीं है, उनसे अपेक्षा भी नहीं है। लोग अपने अपने गांव पंचायत में चल ही रहे हैं। जो कल हम आए हैं तो लोग कोई आपको अगल, तो जब वो संगठन बना लेंगे तो वो लोग तय करेंगे कि मुझे समस्तीपुर में हम लोग को विकल्प कैसे खड़ा करना है। समस्तीपुर में जो सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या लोग बता रहे हैं, आपके दोनों माननीय सांसद बाहर के हैं, आपके 10 में से 8 विधायक बाहर के हैं, तो पूरे समस्तीपुर में कोई ऐसा आदमी नहीं है काबिल जो कि यहाँ विधायक और एमपी बन सके। तो समस्तीपुर के लोगों को हमने साथ में बैठाना है और वो लोग मिलकर जिसको तय करेंगे कि ये सुमन कुमार हैं भैया, इनको हम लोग चाहते हैं कि इनको प्रत्याशी बनाया जाए, तो सुमन कुमार को जिताने के लिए प्रशांत किशोर अपना साधन, व्यवस्था, सलाह सब लगाएंगे जन सुराज बैनर के तहत। यही जन सुराज अभियान है कि आप अभी प्रत्याशी नहीं न चुनते हैं, आप और हम मोदी जी के द्वारा, लालू जी के द्वारा, नीतीश जी के द्वारा चुने हुए प्रत्याशी में से चुनाव कर रहे हैं। Young developers can't clearly differentiate between artificial intelligence, machine learning, and data science. In the early stages of my career, it was a bit confusing for me too. To pursue a career in any field, you need to be familiar with the profiles and roles in that field. Join our free masterclass to gain a deep understanding of data science, machine learning, and artificial intelligence. Learn which skills are most important for your career path, and also how to ace your interviews and make your way to a top tech company. Click on the link below to
Let's explore why Wadi is the best WhatsApp solution for SMBs. Wadi offers features like automated responses, CRM integrations, and easy customer segmentation, all aimed at enhancing your customer engagement. With Wadi, reach your customers where they already are on WhatsApp, but with the added benefit of powerful business tools. Easy setup, efficient handling, and effective engagement. Wadi makes using the WhatsApp API a breeze for SMBs. I'm Alex from Wadi. Thanks for your time. Please subscribe to our channel for more such videos and sign up to try Wadi at wadi.io. Trust me, you will love Wadi. आप तो प्रत्याशी नहीं चुन रहे हैं, हम जन सुराज के माध्यम से आपको अवसर दे रहे हैं कि नहीं, पहले आप बैठ के अपना प्रत्याशी चुनिए और फिर उसको जनता के प्रत्याशी के तौर पर उसको उतारा जाए। समाज को के पास वो विकल्प, वोट समाज देगा कि नहीं देगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप ये तो नहीं ना कह सकिएगा कि हमारे पास विकल्प नहीं था इसलिए दे दिए। लोग बता रहे हैं कि आप अपने सांसद के बारे में आपके यहाँ कि हम लोग उनका चेहरा ही नहीं देखें, तो पूछते हैं वोट क्यों दिए थे, तो बोलता है कि हम तो मोदी जी का चेहरा देख के वोट दिए थे। तो अगर आप मोदी जी का चेहरा देखकर वोट देंगे तो मोदी जी तो आकर आपका नाली गली यहाँ बनवाएंगे नहीं, उन्होंने तो आके यहाँ काम करना नहीं है। तो जब अगर आप अपने प्रतिनिधि को ऊपर देख के वोट दीजिएगा, ऊपर देख के अगर वोट देने की प्रवृत्ति नहीं छोड़िएगा, ऊपर देख के चलिएगा तो नीचे ठोकर लगेगा ही लगेगा। यही बात तो जन सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि गांव गांव जाकर लोगों को बताना कि आपने अभी तक देश के नाम पर वोट किया, आपने अभी तक जाति धर्म के नाम पर वोट किया, नाली गली 5 किलो अनाज के लिए वोट किया। हम आपको बता रहे हैं कि वोट आपको जिसको करना है कीजिए, लेकिन वोट आप अपने और अपने बच्चों के लिए कीजिए। आपका बच्चा खाए बगैर मर रहा है, आपके बच्चे के लिए पढ़ाई नहीं है, आपके बच्चे के लिए रोजगार नहीं है और आप वोट कर रहे हैं पुलवामा पर, तो ये सुधरेगा कैसे? आप वोट कर रहे हैं 5 किलो अनाज के लिए तो आपको अनाज मिल रहा है, आपने वोट किया राम मंदिर के लिए तो राम मंदिर बन रहा है, आपने वोट किया सिलेंडर के लिए तो सिलेंडर आपको मिला हुआ है। बिहार में चाहे जितना कुव्यवस्था है, जिस चीज के लिए आप लोकतंत्र की इस ताकत को समझिए। आप और हम ज्यादा व्याकुल हैं कि वोट किसको दिया जाए। हम कह रहे हैं कि वोट आप किसी को दीजिए, ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि वोट आप किस बात के लिए दे रहे हैं। और अगर आपने बिजली के लिए नीतीश कुमार को वोट दिया है तो चाहे बिहार कितना नीतीश कुमार के राज में बदहाल हो, बिजली आ गई है कि नहीं आई है। अगर आपने अनाज के लिए मोदी जी को वोट दिया तो अनाज मिल रहा है, मंदिर के लिए आपने भाजपा को वोट किया तो मंदिर बन रहा है, सिलेंडर के लिए आपने वोट किया तो सिलेंडर मिल रहा है। जिस चीज के लिए आप वोट कीजिएगा, चाहे वोट किसी को कीजिए, वो काम होना ही होना है, वो कोई रोक ही नहीं सकता। आप आरजेडी का उदाहरण देख लीजिए, आरजेडी तो आज तक कभी 20 वर्ष से 30 वर्ष 27 वर्ष हो गया उनको इस राज्य में, कभी रोजगार का उन्होंने बात नहीं किया। लेकिन पिछले चुनाव में झूठा ही सही उन्होंने वादा किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। तो आज जब वो सरकार में है तो रोज पूछ रहे हैं कि नहीं, आप पूछिए, चाहे वो खुद बता रहे हैं कि हमने 2 लाख लोगों को क्या नियुक्ति का प्रावधान किया है। वो करेंगे नहीं ये मालूम है, लेकिन जवाब तो देना पड़ रहा है ना। ये लोकतंत्र की ताकत है, वही बिहार में मर गया है। आप चर्चा किसी और बात की करते हैं और वोट किसी दूसरे बात पर जाकर कर देते हैं। जन सुराज अभियान इसी बात के लिए है कि गांव गांव घर घर जाकर लोगों को बताया जाए कि अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो कोई भी चुनकर आ जाए, प्रशांत किशोर चुनकर आ जाएंगे तो भी नहीं सुधरेगा। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हम सुधार देंगे कि हमको वोट दे दीजिए। हम कह रहे हैं कि आप तब सुधारिएगा जब आप अपना सुधारिएगा। आप जो यहाँ पत्रकार बंधु, हम हर गांव में आप देखिएगा 3500 गांव में मैं ये वॉइस वोट कराता हूँ, लोगों से हाथ उठवाता हूँ कि पढ़ाई की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं। हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोग कहते हैं नहीं भैया पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए। और 3500 गांव में मैं कैमरे पर रिकॉर्ड कराकर ये भी पूछता हूँ कि आप अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर बोलिए कि आपने कभी जीवन में पढ़ाई के लिए वोट किया है। तो 3500 गांव में आज तक एक आदमी भी नहीं मिला, एक आदमी भी नहीं मिला जिसने झूठा भी ये बोला हो कि ना भैया हम पढ़ाई के लिए वोट दिए। लोग कह रहे हैं कि हम लोग पढ़ाई के लिए वोट नहीं करते। तो जिस चीज के लिए आप वोट कर ही नहीं रहे हैं वो सुधरेगा कैसे, यही बताने का अभियान है। लोगों को अगर समझ में आएगा तो सुधार होगा, और नहीं समझ में आएगा तो जैसे हम लोग जी रहे हैं वैसे जीते रहेंगे। हैं?
मेरे भाई, हम पर टिप्पणी करता है नहीं करता, ये हमारा काम नहीं है। हम जो बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव 9वां पास नहीं है और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कई लोगों को लगता है कि हम उनका शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लोगों को ये उदाहरण देके समझाते हैं कि देखिए, लालू जी का लड़का अगर 9वां नहीं पास है तो भी वो चाहते हैं कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बने, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा लड़का आगे बढ़ जाए। दिक्कत इस बात से है कि समाज में जो लोग हैं, आप और हम, हमारा बच्चा 9वां पास कर लिया, 10वां पास कर लिया, MA BA कर लिया, और वो बेरोजगार बैठा है या मजदूरी कर रहा है, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपको चिंता है लालू जी के बच्चे की, आपको चिंता है किसी दूसरे बड़े नेता के बच्चे की। आप अपने दशा देख लीजिए समस्तीपुर का। आपने जिनको भी आदर्श माना उनको वोट दिया, फिर उनके परिवार के किसी को वोट दिया, फिर उसके बच्चे को वोट दिया। आप अक्सर पत्रकार के तौर पर सुनते होंगे, लोग कहते हैं कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो उनके सहानुभूति में उनको वोट दिए। तो मेरे भाई, आप नेताओं के बच्चों के प्रति सहानुभूति में वोट दे रहे हैं, और आपके बच्चे खाए बगैर मर रहे हैं, आपके बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। आपके बच्चों के प्रति सहानुभूति कौन दिखाएगा? ये भी तो बताइए। ये भी तो बताइए कि आपके बच्चों के प्रति सहानुभूति कौन रखेगा? आप नेताओं के बच्चों का ठेका लेकर घूम रहे हैं, अपने बच्चों का छोड़ दिए। कई लोग बताता है जो भाजपा का वोटर है कि हम वोट इसलिए दे रहे हैं भाजपा को कि इससे देश मजबूत होगा। देखिए, मूर्खता का आलम। अगर बिहार के सारे बच्चे अनपढ़ हो जाए, बिहार में कोई विकास ना हो, बिहार के सारे लोग बेरोजगार हो जाए, तो उससे देश मजबूत होगा कि देश कमजोर हो जाएगा? उससे तो देश कमजोर होगा भाई। 13 करोड़ की आबादी अगर बिहार में आज सब लोग धनी हो जाएं, पढ़े लिखे हो जाएं, रोजगार वाले हो जाएं, उससे तो देश की ताकत बढ़ेगी। ये तो लॉजिक ही बेकार है कि हम देश को मजबूत करने के लिए मोदी जी को वोट दे रहे हैं। आप पहले अपने बच्चे को मजबूत कीजिए, अपने को बेहतर कीजिए। समाज जो अपने बच्चे की चिंता नहीं कर सकता, वो देश की चिंता क्या करेगा? मेरा एक सवाल है कि प्रशांत किशोर सर का टीम पंचायत के वार्ड तक पहुंच करके नौजवानों से जो शपथ ले रही है कि सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी में जो है तो आप प्रशांत किशोर सर का साथ दें। नहीं, ये आप शपथ सुने नहीं। ये सुन लीजिए हमारी बात। वीडियो रिकॉर्डिंग हर जगह रिकॉर्ड होता है, देख लीजिएगा। क्या है पहले समझ लीजिए। जन सुराज अभियान के तहत 1 लाख बच्चों को हम ये अवसर दे रहे हैं। हर पंचायत में 8 से 10 बच्चों को अवसर दे रहे हैं कि वो अगर सामाजिक राजनीतिक तौर पर कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, वार्ड सदस्य लड़ना चाहते हैं, मुखिया लड़ना चाहते हैं, जिला पार्षद लड़ना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, तो वो जन सुराज से जुड़ के अपनी पहचान बनाएं, अपने समाज के लिए कुछ करें। ये करने के लिए, पूरा सुन लीजिए, करने के लिए उनको एक क्लब बनाना पड़ता है। क्लब के जिस दिन क्लब का उद्घाटन होता है उस दिन शपथ संविधान के प्रस्तावना को पढ़कर किया जाता है। उसमें प्रशांत किशोर का नाम नहीं है। संविधान की प्रस्तावना पर आपको शपथ लेना पड़ता है कि हम संविधान के प्रति लॉयल रहेंगे, इसमें हमारी आस्था है। बाबा साहब अम्बेडकर में, गांधी जी में मेरी आस्था है, और हम संविधान की प्रस्तावना में जो बात कही गई है इसके अनुरूप अपना सामाजिक राजनीतिक जीवन आगे चलाएंगे। प्रशांत किशोर का उसमें अगर कहीं नाम है तो जरा हमको आप दिखा दीजिए वीडियो, हम अभी मान लेंगे। जिस तरीके से बिहार के अंदर जो बड़े बड़े दल है जो करोड़ों रुपया लेकर के टिकट देती है और विधानसभा से बाहर के लोगों को टिकट देकर के भेजती है, कि क्या प्रशांत किशोर की जब पार्टी बनेगी तो क्षेत्रीय लोगों को जो युवा के नाम पे जो वोट लेते हैं या विकास के नाम पे जो युवाओं को जो ठगने का काम करते हैं, तो क्या प्रशांत किशोर को क्षेत्र के युवाओं फिर आप जिस बात का मैंने जवाब दे दिया, हमारी पहली बात तो कोई प्रशांत किशोर की पार्टी ना है ना कभी होगी। अगर कोई दल होगा तो वो उन लोगों का दल होगा जो जन सुराज के अभियान से जुड़कर मिलकर दल बनाएंगे। आप अंतर पहले समझ लीजिए। दूसरी बात मैंने क्या कहा कि जो लोग जन सुराज अभियान से जुड़े हुए हैं, यही लोग बैठकर तय करेंगे कि समस्तीपुर में हमको लोकसभा में उम्मीदवार खड़ा करना है कि नहीं करना है। तो अगर समस्तीपुर के लोग बैठ के तय कर रहे हैं कि हमको उम्मीदवार खड़ा करना है कि नहीं करना है, तो दरभंगा का आदमी तो चुन के यहाँ नहीं ला देगा। यही जो आप बात बता रहे हैं उसी का काट तो निकाला जा रहा है कि जब बाहर से पटना से बैठ के कोई आदमी भेजता है तो दरभंगा का भी भेज सकता है, वैशाली का, मुजफ्फरपुर का भेज सकता है, लेकिन अगर समस्तीपुर के लोग बैठकर अगर तय करेंगे तो निश्चित तौर पर समस्तीपुर के ही किसी व्यक्ति को चुनकर निकालेंगे।
बिल्कुल सर, जी आप। सर जब श्याम ने काम किया है तो खुशी तो होगी ही। मेरा नाम मेरी शान, विस्टा प्रिंट। Internet slower than a boomer's dial-up modem? Get ExpressVPN and enjoy the speeds you need wherever you are. Just one tap and you'll be connected faster than you can say ExpressVPN. Just how fast are we? Try our speed test and see just how fast our 10 gigabits per second server network really goes. Stream or game with unlimited bandwidth and maximum speed to get more from the things you love. Get ExpressVPN today and start. अरे भाई, आप नीतीश कुमार जी के बिहार के बाहर की गतिविधियों को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। उसको ज्यादा गंभीरता से मैं नहीं लेता हूं। लाइए हम आपको लिख कर दे देते। बंगाल में आपने मेरा ट्वीट देखा होगा, मैंने कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा। लाइए आज लिख कर दे देता हूं, नीतीश कुमार को जदयू का 5 सीट बिहार में नहीं आने वाला है, चाहे जो कर ले। 5 को सीट नहीं आने वाला है। जदयू का कुछ बचा ही नहीं है जमीन पर। आप लोग खुद पत्रकार हैं, आप जरा बताइए कि कौन आदमी आज नीतीश, ना संगठन है, ना छवि है, ना नेता है, कौन जदयू को वोट देगा? भाई दूसरी पार्टियों को चाहे जो भी हो जाए, मैं जानता नहीं हूं, अभी चुनाव बहुत दूर है। वो पार्टी का अब अंतिम काल चल रहा है और इसलिए नहीं कि उस पार्टी में कोई खराबी है। उस पार्टी के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार ने ही अपने हाथ से उस पार्टी का क्रियाक्रम कर दिया। उनको जरूरत ही नहीं है उस पार्टी की। उनको जरूरत बस इतना है कि हम मुख्यमंत्री बने रहें और चाहे पार्टी में जो है जो करे ना करे। हम भी तो उस पार्टी में रहे हैं, आज गांव गांव जा रहे हैं। जदयू में जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है वो बहुत सही लोग उस पार्टी में हैं। इसलिए सही लोग हैं कि ये वो लोग हैं, जब लालू जी के दौर में कोई राजनीतिक विकल्प बन रहा था तो जदयू यहाँ पर मेजर पार्टी थी। तो बहुत सारे अच्छे लोग समाज के जदयू में जुड़े हुए हैं, लेकिन या तो वो निष्क्रिय हैं या निष्क्रिय कर दिए गए हैं या दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं।